बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। स्टूडेंट्स, आज हम ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे: एटॉमिक नंबर, मास नंबर, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले हमारे पास है एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर। आपने लोअर ग्रेड्स में 4th 5th 6th साइंस सब्जेक्ट में एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। एक दफ़ा फिर मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ कि एक सेंटर में एक रीजन होता है। ये एटम का स्ट्रक्चर है जिसके सेंट्रल रीजन में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स लाई करते हैं। इस सेंट्रल रीजन को न्यूक्लियस कहते हैं। लेट्स सपोज ये येलो कलर के स्मॉल बॉल्स प्रोटॉन्स हैं, ब्लू कलर के स्मॉल बॉल्स न्यूट्रॉन्स हैं, और इस सेंट्रल न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स जो रेड कलर के बॉल से रिप्रेजेंटेड हैं वो इन वाइट कलर के पाथ या एनर्जी लेवल या शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। सो एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। किसी एलिमेंट के एटम में अगर 5 प्रोटॉन्स हो तो उसका एटॉमिक नंबर 5 होगा। 10 प्रोटॉन्स हो तो उसका एटॉमिक नंबर 10 होगा। इसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 6 होगा। रिप्रेजेंट सिंबॉलिकली कैसे करते हैं कि उस एलिमेंट का नाम, लेट्स सपोज कार्बन है, उसका पहला वर्ड कैपिटल लिख लेते हैं और उसके लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे उसका एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास है mass number. The total number of protons and neutrons in an atom is known as its mass number. My apology, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर आप लोगों ने mass number लिखना है। अभी पिछली स्लाइड में हमने एटम का स्ट्रक्चर देखा। इसमें न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इन दोनों का कलेक्शन है, इन दोनों का सम अप है। इन दोनों को प्लस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो उसका मास नंबर कहलाएगा। इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन एटम के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स है और 6 न्यूट्रॉन्स है, सो इसका एटॉमिक नंबर 12 होगा। कोई ऐसे एटम्स होंगे जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वैल्यू सेम नहीं होती, तो जितनी भी होती है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आती है उसको हम मास नंबर कहते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अपर लेफ्ट कॉर्नर पे, सिंबल के अपर लेफ्ट कॉर्नर पे स्मॉल करके इसको लिखेंगे मास नंबर को। अब मास नंबर जो है, हमने अभी पढ़ा कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कलेक्शन को, इन दोनों के एडिशन को हम मास नंबर कहते हैं, और हमें ये भी पता है कि प्रोटॉन को हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। सो सेकंड फार्मूला क्या हो जाएगा कि मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। इस तरह एक तीसरा फार्मूला भी है कि मास नंबर, यहाँ पर एटॉमिक नंबर प्लस है, इज इक्वल टू के उस साइड पे जाएगा, लेफ्ट साइड पे जाएगा तो माइनस। सिंपल अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई वैल्यू इन तीनों वैल्यूज में से फाइंड करनी हो और दो वैल्यूज गिवन हो तो आप इजीली फार्मूले को रीअरेंज करके आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। होम टास्क आपने करना है, जितने भी होम टास्क रिसर्च वर्क में आपको बता रहा हूँ आपने करना है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जनरल एक किसी शॉप पे जाते हैं, वहां पर कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं, लेट्स सपोज शुगर खरीदने के लिए जाते हैं, तो वहां पर आप एक स्टैंडर्ड यूनिट रखते हैं। लेट्स सपोज 1 kg का एक बाट, आयरन का एक बाट होता है, उसको आप तराजू के एक पलड़े में रख लेते हैं। दूसरे पलड़े में आप शुगर ऐड करते जाते हैं, जब इक्वल आ जाता है तो आप कहते हैं कि 1 kg है। इस तरह साइंटिस्ट ने भी एटम का मास मेजर करने की कोशिश की, लेकिन आपको पता है कि एटम इंतहाई स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एक सिंगल डॉट के अंदर करोड़ों अरबों खरबों किस्म के एटम्स आ जाते हैं, वो कवर हो जाते हैं। सो एटम बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सो उसका फिजिकली हम मास मेजर नहीं कर सकते। तो याद रखें, हमेशा याद रखें कि ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ये जस्ट हाइपोथेटिकल
एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन उन्होंने की, हाइपोथेटिकल आइडिया उन्होंने पेश किया कि कैसे हम एटम का मास मेजर करेंगे। सो ये एक दोबारा मैं बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, हाइपोथेटिकल वैल्यू है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इन्होंने क्या किया, कार्बन 12 का आइसोटोप लिया, कार्बन एटम का 12 जो कार्बन के 3 आइसोटोप से इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उसका जो C12 आइसोटोप है वो लिया उन्होंने, और उनके साथ एटम्स को रिलेट करते गए और उनका मास फाइंड करते गए। So the mass of an atom of an element relative to the mass of an atom of carbon 12 is called relative atomic mass। यानी मिसाल तराजू, लेट्स सपोज मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ फिजिकली के तराजू के एक पलड़े में कार्बन 12 रख रहे थे, दूसरे पलड़े में दूसरे न्यू एटम जिनका मास फाइंड करना था वो रख रहे थे, उसी हिसाब से वो उसका एटॉमिक मास फाइंड करते। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हाइपोथेटिकल कैलकुलेशंस है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, जस्ट थ्योरी ही है, इसकी कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है। सो इसको काफी डिटेल से आप इंशाल्लाह फ्यूचर में पढ़ेंगे। यहाँ पर 9th में जितना है आप वही उसके साथ कंसर्न है। सो ओनली डेफिनेशन तक महदूद है आप, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल जब उन्होंने हाइड्रोजन एटम को मेजर किया कार्बन 12 के साथ, तो हाइड्रोजन एटम उन्होंने फाउंड किया कि 8.40% हाइड्रोजन मास भारी है कार्बन 12 से। सो उन्होंने जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट की कि 8.40 को 100 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाइड बाय 12, तो उन्होंने ये फाइंड किया कि हाइड्रोजन का जो मास होगा वो 1.008 हो AMU होगा। नो एटॉमिक मास यूनिट, AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट क्या है, याद रखें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हमने केजी का एक बॉट लिया था, इसी तरह उन्होंने कार्बन, अब यहाँ पर एटॉमिक मास में जस्ट ये बताया गया कार्बन 12 के साथ हम उसको रिलेट करते हैं, ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। कैसे रिलेट करते हैं, क्या कौन सा स्टैंडर्ड लेते हैं, उन्होंने कार्बन 12 का जो आइसोटोप था उसको 12 इक्वल पीसेस में कन्वर्ट कर लिया। हाइपोथेटिकली मैथमेटिकली उन्होंने कार्बन 12 एटम को 12 इक्वल पीस में कन्वर्ट कर लिया। अब ये एक सिंगल पीस जो है 1/12 पार्ट जो है कार्बन 12 आइसोटोप का, वो 1 AMU के इक्वल है, ठीक है। सो हाइड्रोजन हो या कोई दूसरा एलिमेंट हो, जिस एलिमेंट या जिस एटम का भी एटॉमिक मास उन्होंने फाइंड करना होता, तो वो उसको कार्बन के इस 1/12 पीस के साथ उसको रिलेट करते हैं। यानी ये 1/12 पीस जो है, ये छोटा सा एक पीस जो है, ये स्टैंडर्ड था। जैसे 1 kg हमारे मार्केट्स में 1 kg स्टैंडर्ड है, इसी तरह उन्होंने कार्बन 12 आइसोटोप का 12वां हिस्सा स्टैंडर्ड लिया और उसको दूसरे एटम्स या एलिमेंट्स के साथ वो कंपेयर करते गए और उसको उसका मास फाइंड करते गए। सो कैसे करेंगे भला कि एटॉमिक मास यूनिट, one atomic mass unit is defined as mass exactly equal to the 1/12 of the mass of one carbon 12 atom। इन्हीं कार्बन 12 मास को 12 इक्वल पीसेस में हमने कन्वर्ट किया। अब एक पीस जो है, एक यूनिट जो है कार्बन 12 का 12वां हिस्सा जो है, वो 1 एटॉमिक मास यूनिट है। तो लेट सपोज आपको फिर मैं समझाने के लिए कि वो तराजू के एक पलड़े में कार्बन 12 का एक पीस डालते गए, 1/12 ऑफ कार्बन 12 यानी 12वां हिस्सा डालते गए, और दूसरे पलड़े में वो एटम जिसका मास उन्होंने फाइंड करना होता था वो डालते गए। तो इससे जो है ना वो एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का वो फाइंड कर लेते हैं। लेकिन फिर मैं आपको वंस अगेन आपको रिकॉल करा लूं कि हाइपोथेटिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, हाइपोथेटिकल आइडियाज हैं, ठीक। उसके कोई नहीं, किसी स्मॉलेस्ट एटम जो है कार्बन 12 का, उसको 12 पीसेस में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है। पहले उसको सेपरेट करना, उसको 12 पीसेस में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है, उसके बाद उसको रिलेट करना, सो ये भी इम्पॉसिबल है। सो ये जस्ट हाइपोथेटिकल आपको समझाने के गर्ज से मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ तराजू वगैरह की। ओके, सो यानी मास ऑफ 1 कार्बन 12 को उन्होंने 12 पीसेस में कन्वर्ट कर लिया। 12 मल्टीप्लाइड बाई 1 भी कर सकते हैं, 12 1 12 वही आएगा। सो 1 को अगर हम यहाँ पे छोड़ दे कि 1 AMU 12 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी मास ऑफ 1 कार्बन 12 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 1 AMU। यानी 1 AMU किसके इक्वल होगा कि
कार्बन 12 का मास उसको 12 पीसेस में 12 पार्ट्स में डिवाइड कर ले, ये 1 एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगा। सो रिमेंबर, दोबारा रिकॉल कर लेते हैं कि एटम ने साइंटिस्ट ने किसी एटम या किसी एलिमेंट का मास फाइंड करने के लिए कार्बन 12 स्टैंडर्ड लिया, उसका 12वां हिस्सा लिया और उसके साथ दूसरे नए फाइंड करने वाले एटम्स को रिलेट करते गए साइंटिस्ट, और इस तरह वो मुख्तलिफ किस्म के मैथमेटिकल कैलकुलेशन से एटम्स का मास निकालते गए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 में हम आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। मुख्तलिफ किस्म के बॉन्डिंग्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इसको काफी डिटेल्स आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको एक हिंट दे दूं कि आयनिक बॉन्ड जिन कंपाउंड्स में होता है उनको हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं, और उनका जो उनकी जो बिल्डिंग ब्लॉक या बेसिक यूनिट होता है वो फार्मूला यूनिट होता है। इसी तरह जिन कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड होता है उनके उन कंपाउंड्स को हम कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं और उनका बेसिक यूनिट मॉलिक्यूल होता है। ठीक हो गया? यानी जिन कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड होता है उनका बेसिक यूनिट मॉलिक्यूल होता है, और उस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज करते हैं। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला गिव्स द एक्चुअल होल नंबर ratio of atoms of each element present in a compound. Okay, so ये लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो नेचुरली अकरिंग है, कहीं से भी आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप अगर देखेंगे तो उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:2 होगा, यानी जिस एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स होंगे और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स होंगे, हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स होंगे और ऑक्सीजन के 2 एटम्स होंगे। तो जो एक्चुअल रेशो होती है नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड में जो एटम्स की एक्चुअल रेशो होती है, उस रेशो को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, शुगर जो है उसका जो एक्चुअल फार्मूला है वो C6H12O6 है, जिसमें कार्बन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 12 एटम्स, ऑक्सीजन के 6 एटम्स, तो रेशो 6:12:6 है। सो ये एक्चुअल फार्मूला जो होता है उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपेरिकल फार्मूला है वो बेसिकली सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, chemical formula that gives the simplest whole number ratio of atoms of each element present in compound. Let's suppose ग्लूकोज का फार्मूला पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया, उसमें कार्बन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 12 एटम्स, ऑक्सीजन के 6 एटम्स। इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6। सो सिंपलेस्ट फार्मूला क्या आता है? CH2O, यानी डिवाइडिंग बाय 2, तीनों को 2 पे डिवाइड करने से सिंपलेस्ट क्या आता है हमारे पास? CH2O। सो ये उसका इंपेरिकल फार्मूला है, इंपेरिकल फार्मूला यानी जो सिंपलेस्ट रेशो, जस्ट रेशो का जिक्र है कि जो एक्चुअल रेशो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स में होती है उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। अगर हम उसको डिवाइडेड बाय 2 या डिवाइडेड बाय 3 या सिंपलेस्ट में कन्वर्ट कर लें तो वो बन जाती है क्या? इंपेरिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमने देखा कि H2O2 था, 2 1 2 2 1 2 दोनों पे हमने डिवाइड कर लिया। सो इसका जो इंपेरिकल फार्मूला सिर्फ HO आ जाएगा, 1:1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो होगी। इस तरह ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला CH2O होगा। अब एक सेल्फ असेसमेंट को डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन ये कि इंपेरिकल फार्मूला हमने लिखना है कार्बन टू हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन, पहला क्वेश्चन क्या है कि कार्बन 1 हो जिसमें, और हाइड्रोजन 4 हो। दूसरे क्वेश्चन में कार्बन 2 हो, हाइड्रोजन 6 हो, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6, कार्बन 6 हाइड्रोजन 6। तो उसको हम सॉल्व करते हैं कि जब कार्बन एटम 1 हो, हाइड्रोजन एटम 4 हो, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 होगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम उसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो 1 को 2 पे डिवाइड करने से 0.5 आता है, जो कि वैलिड नहीं है। पॉइंट्स में हमने आंसर नहीं लाना, होल नंबर में लाना है। पीछे हम होल नंबर डिस्कस कर चुके। सो यही मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। 4 तो 2 पे डिवाइड हो जाएगा लेकिन 1 नहीं हो सकता। सो इसलिए इसका इंपेरिकल फार्मूला भी CH4 होगा। दूसरा जिसमें कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6 हो तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 आएगा।
तो हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 1 2 2 3 6, तो इसका इंपीरिकल फार्मूला CH3 आएगा। ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला जस्ट मॉलिक्यूल्स की रिप्रेजेंटेशन है कि उसमें कितने एटम्स पाए जा रहे हैं, कि रेशो उनका क्या है। इसी तरह कार्बन 2 हाइड्रोजन 2, उनको 2 पे डिवाइड करें तो CH आ जाएगा। इस तरह सिमिलर इज द केस विद बेंजीन के 2 6 पे डिवाइड करें तो CH आ जाएगा, उसका एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है। ये होम टास्क वगैरह आपने करने हैं। सेल्फ असेसमेंट नेक्स्ट है कि कोई ऐसे कंपाउंड्स होते हैं लाइक वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो इनके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो क्यों? वो इसलिए कि क्योंकि इन कंपाउंड्स में एटम्स का रेशो सिंपल है, इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यानी 2:1 इसको मजीद किसी नंबर पे डिवाइड नहीं कर सकते। सिमिलरली CH4 NH3SO2 ये सारे सिंपल है। सो दीज कंपाउंड एंड सेम एम्पिरिकल बिकॉज the ratios of atoms in these compounds are actual। यही इसके एक्चुअल रेशो जो नेचुरली अकरिंग कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड नेचुरली अकरिंग है, यही इनमें रेशो पाई जाती है और यही रेशो मजीद सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि इन एटम्स के बीच में जो रेशो है वो सिंपलेस्ट है, इससे मजीद सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती। सो दैट्स व्हाई इनकी एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज सेम है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर मास। ये सिंपल जो पीछे हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा, उसमें एटम के एटॉमिक मास को प्लस करें तो उसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। इन मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अब उससे पहले मैंने डिस्कस किया कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका बेसिक यूनिट फार्मूला यूनिट है, और जिन कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है उन कंपाउंड्स को कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं और उनका बेसिक यूनिट मॉलिक्यूल है। सो मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। फॉर एग्जांपल H2O जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल। सो मॉलिक्यूल के इस मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स पाए जा रहे हैं उसके एटॉमिक मास को प्लस करने से जो आंसर आता है वो उसका मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन 2 एटम्स हैं तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन पुट करें पीरियोडिक टेबल से। ऑक्सीजन 1 एटम है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन पुट करें पीरियोडिक टेबल से। दोनों को कैलकुलेट करें, आंसर आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली अगर ग्लूकोज को देख लेते हैं, ग्लूकोज का ये फार्मूला है जिसमें कार्बन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6। सो कार्बन का एटॉमिक मास और टोटल एटम्स कार्बन के 6, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, टोटल एटम कार्बन के 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, टोटल एटम्स ऑक्सीजन के 6। इनको कैलकुलेट करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो उसका मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। इसी तरह फार्मूला मास, जिन कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड होता है उन कंपाउंड्स को हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं, और उनका जो बेसिक यूनिट होता है वो फार्मूला यूनिट होता है। तो फार्मूला यूनिट में जो एटम्स के एटॉमिक मास को हम सम करेंगे, प्लस करेंगे, तो उसका फार्मूला मास कहलाएगा। फॉर एग्जांपल NaCl है, आयनिक कंपाउंड है, इसमें आयनिक बॉन्ड पाया जा रहा है, इसके एटम्स के एटॉमिक मास को प्लस करने को हम फार्मूला मास कहते हैं। फॉर एग्जांपल Na एक एटम है, Cl भी एक एटम है NaCl में। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ Na प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ Cl, पीरियोडिक टेबल से आप देख लेंगे। सो इन दोनों को प्लस करके हमारे पास ये आंसर आ जाता है। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला यूनिट है तो उसके मास को हम फार्मूला मास कहेंगे। मैग्नीशियम का एक एटम, मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24 प्लस, अब 2, ये जो होल 2 है ये ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई है, हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई है। सो 2 प्लस 16 प्लस 1 यानी 16 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, दोनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला मास है। नेक्स्ट आपने सेल्फ असेसमेंट 1.4 ये आपका होमवर्क है। सो आपने सारे होम टास्क, होमवर्क्स वगैरह करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।